हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। तो सबसे पहली बात मुझे आप सभी लोग ये बताइए कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो यूपी पुलिस वैकेंसी के लिए, न्यू वैकेंसी के लिए आप सभी लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या उत्तर प्रदेश में जुर्म होना बंद हो गए हैं? क्या अब उत्तर प्रदेश में कानून की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती नहीं होगी पुलिस की? आप लोग मुझे ये बताओ, क्या अब जो अब पुलिस वाले थे उनकी रिटायरमेंट होना बंद हो गई है? क्या वो लोग सेवानिवृत्ति नहीं पाएंगे, जो जगहें नहीं आएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस में? या जुर्म नहीं होंगे? बताइए, या कानून की ज़रूरत नहीं है अब उत्तर प्रदेश में? तो भाई क्यों नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। और देखा जाए तो दिन पे दिन अब इनकी ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है, और चुनाव भी हैं, तो इस वजह से आपकी वैकेंसी आना तय है। बात आप सभी लोग गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को भाई क्या कराता हूँ, मैं आप सभी के लिए भाई डेली क्लास लेकर आता हूँ। हिंदी के सेक्शन में हमने सोचा है कि हिंदी के सेक्शन में 37/37 आप सभी का टारगेट होना चाहिए, 37/37। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, साहित्य के चैप्टर आएंगे। साहित्य का एक ऐसा चैप्टर भाई कि साहित्य से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न इस बार जो है साहित्य से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 2020 का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ साहित्य चैप्टर के, ठीक है। तो इसलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग भाई क्लास में आ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, वे जायस मत को मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम लोग बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी इसलिए कहा जाता था। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत, ये बात तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो लेकिन इसमें नया क्या है ये तो आप सभी को मालूम है भाई। इसमें नया ये है कि जो पद्मावत है ना, इसके बारे में आपको 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे? पद्मावत बताओगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? क्या पूछा जाएगा भाई कि हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो आप लोग आंसर दोगे पद्मावत। तो यहाँ पर आपसे 2 से 3 प्रश्न बनेंगे भाई पद्मावत के। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के, तो ये कैसे कवि हैं? ये आपके प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। आपसे ये प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाख्यानक काव्यधारा का कवि है? तो आप सभी लोग भाई क्या बताओगे? मलिक मोहम्मद जायसी बताओगे। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, या केशव दास को? बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर केशव दास हो जाएगा, ठीक है। पहली बात आपको याद रखना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। अब केशव दास की 2 रचनाएं हैं जो बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, और आने वाले समय में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहली रचना आपको याद रखना है कवि प्रिय। पहली रचना आप सभी को याद रखना है कवि प्रिय। किसकी रचना है भाई? केशव दास की रचना है। दूसरी आपको याद रखना है रसिक प्रिय। तो ये 2 रचनाएं आपको याद रखना है, रसिक प्रिय, ठीक है। दोनों रचनाएं आप सभी को याद रखना है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? केशव दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए स्टडी वाले ग्रुप में। और आप सभी को भाई आंसर देना है कमेंट में। जो भी अगर आपको आंसर मालूम हो तो आपको आंसर देना है, अगर नहीं मालूम तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, इसको आपको नोट्स बनाना है भाई, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसलिए नोट्स बनाना है आपको। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम अवध द्विवेदी? बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ना, ये द्विवेदी युग के कवि हैं भाई। कैसे कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, और कौन कौन से द्विवेदी युगीन कवि हैं? तो मैं आपको बता दूं, द्विवेदी युग के और कौन कौन से कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो है ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन है? दूसरे आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। दूसरे कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये तीनों आपके द्विवेदी योगीन कवि हैं, बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस प्रश्न से मिलती है। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब।
अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है रायबरेली में। कहाँ पर भाई? रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिजीत किया जाता है? अभिजीत का मतलब ये हुआ, अभिहित का मतलब ये हुआ कि जाना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है बताइए भाई, क्या काल कहा जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल? बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए जल्दी से। चलिए, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो गद्य काल आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात आई है, किसकी बात आई है? हिंदी साहित्य की बात आई है। तो मुझे आप सभी लोग ये बताइए, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसको कहा जाता है? बताइए भाई जल्दी से कमेंट करके, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखिए, आपसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। मैंने आपको बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको 3 बातें याद रखना है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इनको आधुनिकता के पहले रचनाकार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको बताना है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत किसने की? तो बताइए भाई किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही हिंदी में नाटकों की शुरुआत की। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इतनी जानकारी भाई आप सभी को नोट करना है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, और वीडियो को आप सभी लोग भाई शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डेली आपकी ये क्लास चलने वाली है, कब तक? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। और लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी को देना है। हिंदी का ही एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं ना तो साहित्य में कई 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं आपको वीडियो के एंड में ये बात बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है, निराला, आगे, पंत या जयशंकर प्रसाद? बताइए। आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा आगे। इनका नाम क्या था भाई? सच्चिदानंद आगे इनको कहते हैं हम लोग। आगे की अगर हम लोग बात करें आगे के बारे में, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये दोनों पुरस्कार किसको मिले हैं भाई? आगे को मिले हैं। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कौन सी रचना के लिए मिला है? तो आपको याद रखना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के लिए सच्चिदानंद आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनकी कौन सी रचना के लिए? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आगे को। ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो पंत है ना यहाँ पर, यानी कि सुमित्रानंद पंत, तो इनको भी भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो भाई इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये चिदम्बरा के लिए मिला है। किसके लिए मिला भाई? चिदम्बरा के लिए मिला है। बात आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बताइए भाई, इनके बारे में आप सभी को बताना है। जयशंकर प्रसाद के बारे में बताइए भाई। तो कामायनी है, आंसू है, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी का अगर हम लोग बात करें, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है भाई? कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों तीनों बातें आप सभी को याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब आप सभी लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जायसी किस धारा के कवि हैं? बताइए भाई, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? बात आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, इस प्रश्न के बारे में आपको याद रखना है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं भाई। कौन है भाई?
जायसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, जिन्होंने क्या लिखी थी, जिन्होंने भाई पद्मावत लिखी थी, ये बात आपको याद रखना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्याना काव्यधारा के कवि हैं। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन भाई क्या था कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इनको जायसी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जायस नाम के स्थान पर जन्म हुआ था, जायस नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको कहा जाता है। बात आप सभी को याद रखना है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब अच्छा, एक बात और मैं आपको जायसी के बारे में बता दूं। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना थी जिसका नाम था पद्मावत, पद्मावत जिसका नाम था। अब पद्मावत से संबंधित आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं भाई, 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि ये हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, मैंने आपको बता चुका हूँ, हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो ये भी आपका पद्मावत है। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं भाई एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसलिए आप सभी को इन प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाशय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, जो कायाकल्प है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। उसके बाद रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, और प्रेमाशय भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। लेकिन जय पराजय जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो ये किसके द्वारा रचित है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जय पराजय के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अक्ष हैं। कौन है भाई? उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं आपके, ये जय पराजय के लेखक हैं। ये बात आप सभी को याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उसके बाद अगर हम लोग प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद के बारे में आपको कुछ बातें याद रखना है, जैसे कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, ये आपसे पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम बताइए आप सभी लोग। सभी लोग भाई कमेंट करके बताएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर है। बात आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम आप लोग बताइए, तो पंच परमेश्वर है। दूसरा प्रश्न आपसे इस प्रकार भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से पंच परमेश्वर कहानी किस लेखक की है? तब भी आप लोग मुंशी प्रेमचंद्र बताओगे। तो इतनी बातें आप सभी को याद रखना है, ठीक है, इतनी बातें आप सभी को याद रखना है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र की हमने पहली कहानी की बात करी, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है भाई? इंदुमती है, ठीक है। इंदुमती जो है हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात आप सभी को याद रखना है कि इंदुमती के रचनाकार कौन है? इस कहानी के रचनाकार तो कोई ना कोई होंगे, तो बताइए भाई कौन होंगे? तो किशोरी लाल आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। किशोरी लाल आप सभी को याद रखना है। 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे कि इंदुमती के रचनाकार कौन है? तो किशोरी लाल आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है भाई? मौलिक कहानी, तो इंदुमती आप सभी लोग बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताइए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबाई को या हेमचंद्र को? बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे भाई। बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर करेंगे। और आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर करना है भाई, वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर करना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो विद्यापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यापति इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्यापति के बारे में आपको 2 बातें याद रखना है। विद्यापति जो हैं ये हिंदी के पहले गीतकार हैं। आपसे पूछा जाएगा हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे भाई? विद्यापति जो हैं ये हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है विद्यापति के बारे में कि इन्होंने ही सबसे पहले अवहट्ट का इस्तेमाल किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवहट्ट का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी लोग क्या बताओगे भाई? आप सभी लोग बताओगे विद्यापति, ठीक है, विद्यापति आप सभी लोग बताओगे। उसके बाद देखिए हम लोग अगर बात करें अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो से संबंधित आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, अनगिनत प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दूं तो क्या क्या आप सभी को याद रखना है अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ हुआ, ये 2 बातें आपको याद रखना है। तो 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? यूपी में जन्म हुआ, ठीक है। यूपी के कहाँ हुआ? यूपी के आपको याद रखना है कासगंज में हुआ। यूपी के
कासगंज में हुआ और इनके गांव का नाम क्या था? तो इनके गांव का नाम था पटियाली गांव, कहीं कहीं पर पटियाला गांव भी लिखा हुआ है, तो पटियाली गांव आपको याद रखना है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ और उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली गांव में हुआ। देखिए जिनका जिनका जन्म जो है, जो कवि हैं, लेखक हैं और जो महान हस्तियां हैं और जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई सी भी शिफ्ट उठाकर देख लेना, यूपी पुलिस की कोई ना कोई प्रश्न पूछा ज़रूर गया है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई, तो दूसरी बात आपको क्या याद रखना है अमीर खुसरो से संबंधित, कि अमीर खुसरो जो ना, ये सितार और तबले के आविष्कारक हैं। सितार आपसे पूछा जाएगा, सितार और तबले के आविष्कारक कौन हैं? तो आप सभी लोग क्या जवाब दोगे भाई? अमीर खुसरो हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आप लोग क्या बताओगे भाई? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तब भी आपका राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखना है। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में आपको बताऊं कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे भाई। आपसे प्रश्न बन सकता है कि निज़ामुद्दीन औलिया में के किसके शिष्य थे, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो आपको बताना है। और इनके जो गुरु थे ना, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे भाई? निज़ामुद्दीन औलिया। दो प्रश्न बन गए लो भाई। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को एक उपाधि दी थी, वो आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में। पूछते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी थी? तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है तुर्क-अल्लाह। तुर्क-अल्लाह नाम की उपाधि किसको दी गई थी? तो अमीर खुसरो को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा ली गई थी। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। तो अभी मैंने आप सभी को विद्यापति के बारे में दो बातें बताई थी। अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाई? विद्यापति ने किया। और हिंदी के पहले गीतकार कौन है? तो हिंदी के पहले गीतकार आपके विद्यापति ही हो जाते हैं। ठीक है, चंद बरदाई के बारे में मुझे आप लोग बताइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई चंद बरदाई के बारे में, तो आप सभी को बताना है भाई। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? तो ये चंद बरदाई के द्वारा रचित है। पहली बात आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें याद रखना है। क्या बातें याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको दो बातें याद रखना है। पहली बात कि ये हिंदी साहित्य की पहली रचना है। हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन है? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये भी आपका पृथ्वीराज रासो। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी जानकारी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब चलिए, तो इसमें आपको बताना है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए। जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महावीर महादेवी वर्मा को, या रामधारी सिंह दिनकर? रामधारी सिंह ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए सुमित्रानंदन पंत के बारे में आपको याद रखना है कि इनको भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, या आप सभी लोग विश्वास लेकर आप लोग को याद करना है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि किसको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हर एक शिफ्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। और साहित्य अकादमी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इनको दोनों ही पुरस्कार मिले। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको चिदम्बरा के लिए। देखिए ये बातें, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको बार बार रिवाइज आप लोग करोगे तब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, तब ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, यानी कि जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल जाता। तो इसलिए मैं आपको इस क्लास में क्या कराऊंगा भाई, रिवीजन भी करवाता रहूँगा और नए नए क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत के बारे में। महादेवी वर्मा के बारे में आपको क्या बातें याद रखना है? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में इनकी रचना यामा के लिए। पहली बात तो आपको ये याद रखना है महादेवी वर्मा के बारे में। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है भाई, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा ये बताइए मुझे कि हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा जाता है? देखिए महादेवी वर्मा के बारे में आपको याद रखना है और मीराबाई के बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों भाई आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मीराबाई को क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि कवियत्री कहा जाता है। हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है? तो मीराबाई। ये दोनों प्रश्न आप सभी को याद रखना है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जयशंकर प्रसाद का नाम आया है तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता दूं। ठीक, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, एक कृति है जिसको उर्वशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वशी कहा जाता है। अब प्रश्न आपसे इस प्रकार बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य कृति कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य कृति उर्वशी थी। ये बात आप सभी को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताऊं तो ये छायावादी कवि हैं भाई। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। ये बात आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं तो और सारे भी, लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है वो जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि छायावाद की पहली काव्य कृति कौन सी है? तो छायावाद की पहली कृति कौन सी है? तो झरना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, झरना है। और झरना जो है ये भी आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। छायावाद की पहली कृति झरना हो गई और झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। झरना किसके द्वारा रचित है भाई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ये बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अब कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को, जैनेन्द्र कुमार को, आगे को या फणीश्वर नाथ रेणु को? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग, बताइए भाई, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए प्रेमचंद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर जो है, पहली बात तो आपको ये होमवर्क हो गया, आपका ये होमवर्क हो गया भाई, आपको याद रखना है यहाँ पर। लेकिन प्रेमचंद नाम आया है तो प्रेमचंद के बारे में आपको अभी बताया था कि पंच परमेश्वर इनके द्वारा रचित है और ये मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है भाई। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है। प्रश्न आपसे ये भी बनेगा कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो उस उपन्यास का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उसका नाम है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा गुरु उसका नाम है। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया, परीक्षा गुरु। और बताइए सर, और आप लोग सुनिए, परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, हिंदी का पहला उपन्यास जो है, ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बता दिया था, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो है ये प्रेमा है, ये प्रेमा है। परीक्षा गुरु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है भाई, आपको याद रखना है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सभी को याद रखना है कि इनकी पहली कहानी कौन सी है, पंच परमेश्वर है। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है भाई, बताइए। तो प्रेमा इनका प्रथम उपन्यास है। ठीक है, प्रेमा इनका प्रथम उपन्यास है, बात आप सभी को याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। कायाकल्प जो है ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद की है। कायाकल्प ये आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो आपको बताना है उस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को, आगे को, जैनेन्द्र कुमार को या फणीश्वर नाथ रेणु को? तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताना है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम चिन्ह करते हैं भाई, विराम देते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगर जो भी आप सभी के पास ग्रुप हो, यूपी पुलिस के या अन्य ग्रुप हो, तो उन सभी ग्रुप्स में आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है। और डेली हमारी ये हिंदी साहित्य की क्लास होगी डेली सुबह में 9 बजे। तो आप सभी को डेली आना है भाई, जिम्मेदारी के साथ आना है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सिपाही बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।